बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये डिस्कस कर लिए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करना है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को अपनी क्लास में मैन्युअली सॉल्व करना देख लिया था कि हम लोगों ने किस तरह से टेबल्स में जाकर वैल्यूज को देखना है, प्रोबेबिलिटीज को कैसे फाइंड करना है। बेसिकली हमारा मकसद वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना था कि बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, लेकिन इससे रेलिवेंट के कैलकुलेटर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते रहते हैं। तो उसके लिए अलग वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो आप लोगों ने वहां से देख लेते हैं कि हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से सॉल्व करना है। तब आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल भी देखने की जरूरत नहीं होगी और ना आपको ये सोचने की जरूरत होगी कि 0.5 को प्लस करना है या माइनस करना है। ऑलराइट, आप इजीली आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फिर यह है कि जैसे ही आप एक मरतबा उस वीडियो को देख लें, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैलकुलेटर की मदद से करनी है और उनके सॉल्यूशंस को मैच करना है कि क्या आप लोग क्वेश्चन ठीक से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक मरतबा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। आज हम लोग चलते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी लास्ट ही कॉन्सेप्ट है। और वो ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें बताया गया कि 20% ऑफ द पीपल रिजाइडिंग इन अ विलेज आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 20% मीन्स मोर देन 5% है। राइट, बाइनोमियल ने क्या कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ज्यादा हो तब आप लोग आकर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपसे कहा गया इफ अ सैंपल ऑफ 50% is selected at random, what is the probability that, और A, B and C ऑप्शन आ गया, less than 5 are suffering, greater than 12 are suffering, 8 to 12% are suffering। अब अगर यहाँ पर आप गौर से देखें ना इस क्वेश्चन में, तो आपको एक तो n की वैल्यू यहाँ पर मिली, n इज इक्वल टू, और साथ में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गई जो कि आपके पास है 0.2। अब n एंड p हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। दूसरी बात, पर्सन्स को हेपेटाइटिस हो जाना इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से फैल जाए। क्या हम लोग कहें कि एक पर्सन को हो गई है तो उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को हो जाएगी, ऐसी बीमारी नहीं है ये। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट केस है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो और डिस्क्रीट हो तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल को अप्लाई करना है। ऐसा ही है ना, हाइपरज्योमेट्रिक डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए था। तो क्वेश्चन को बजाहिर देखते ऐसा लगता है जैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा। हम बाइनोमियल को अप्लाई करने के लिए गए, बाइनोमियल ने इनकार कर दिया क्वेश्चन सॉल्व करने से। हमने रीजन पूछी तो उसने कहा कि भैया आपके पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है। उसने कहा भाई मेरी दो कंडीशंस हैं, बाकी सारी वैल्यू, सारी कंडीशन, सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे, लेकिन बाइनोमियल उस टाइम पर अप्लाई होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ग्रेटर ये कंडीशन मीट कर गई एंड सैंपल साइज लेस देन 30, इस कंडीशन ने मीट नहीं किया। अब एग्जाम में बैठे हुए भी आप लोगों ने ये बातें देखनी है। अब अगर खुद से सोचो, आप लोग जैसे ये चीज देखते आप बाइनोमियल अप्लाई कर देते हैं और जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते, आंसर मौजूद होता, उसने सॉल्व किया हुआ होता, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। एन की वजह से बाइनोमियल ने मना किया। तो हमने पूछा कि भाई अगर सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो तो किसके पास जाएं, अगर लार्ज सैंपल साइज हो तो उसने कहा जाके पॉइजन से पूछ लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसने कहा भाई अब तो सिर्फ हाइपरज्योमेट्रिक तो सॉल्व नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी पे डिपेंडेंट इवेंट्स अप्लाई होने थे। जब हम लोग आए इंडिपेंडेंट के लिए तो हमारे पास पहला ऑप्शन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था। हमने उससे पूछा तो उसने इनकार कर दिया। अब हमारे पास द वन एंड ओनली सॉल्यूशन और वो था पॉइजन।
पॉइजन के पास गए, पॉइजन ने कहा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है, लार्ज सैंपल साइज है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी 5% से ग्रेटर है, तो मैं इस वजह से इसको सॉल्व कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम होनी चाहिए। अब हम लोग बेजारो मददगार खड़े हो गए हैं कि भाई ये क्या बात हुई, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो उस टाइम पर आपके पास आया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखो तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था और मदद करने के लिए गैर लोग आए। उन्होंने कहा कि भाई माना कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और मदद किस तरह से कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो हम तुम्हें शायद एग्जैक्ट वैल्यू तो ना बता पाए, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर बता देंगे। एक मतलब अंदाजा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम तुम्हें जरूर बता देंगे। तो इसके ऊपर जब नॉर्मल ने हमारी हेल्प करनी है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। अब हमने कहा कि तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे? उसने कहा बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। हमसे पूछा गया तुम्हारे पास क्या कुछ मौजूद है? हमारे पास, हमने कहा हमारे पास तो एनएनपी मौजूद है। नॉर्मल सोच में पड़ गया कि भाई मुझे क्या चाहिए, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल के पैरामीटर्स। तो नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या होते रहते हैं हमारे पास? म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। नॉर्मल ने कहा यार मुझे ये दो चीजें चाहिए, जबकि तुम्हारे पास एनपी मौजूद है। तो उसने पूछा कि भाई मैं म्यू से मुराद ले रहा होता हूं मीन, और सिग्मा से मुराद होता रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या तुम्हारे पास ये चीज मौजूद है? हमने कहा कि भाई हमें म्यू का तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम लोग बाइनोमियल में मीन फाइंड करते हैं। कैसे? उन्होंने पूछा भाई क्या फार्मूला अप्लाई करते हो? हमने कहा एनपी। कहता है बस यही मुझे करके दे दो, मैं इसको अपना म्यू कंसीडर कर दूंगी। ऑलराइट, क्या मतलब? उसने कहा कि आप 50 को मल्टीप्लाई कर दो 0.2 के साथ, तो जो आपका मीन की वैल्यू है वो मेरे लिए म्यू बन जाएगा, मेरे पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया? 10। ऑलराइट, फिर बात है स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो हमने कहा कि बाइनोमियल में हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं वो अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू होता है। उसने कहा सेम ऐसे ही फाइंड करो स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैं तुम लोगों के स्टैंडर्ड डेविएशन को अपना सिग्मा कंसीडर करूंगा। ओके, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू 2.82। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? तो क्या अब आपके पास पैरामीटर बन गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के? अच्छा, पहला स्टेप तो यही था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी अप्लाई हो रही है। तो हमें क्वेश्चन को देखकर ऐसे लगा जैसे बाइनोमियल अप्लाई होना है। बाइनोमियल ने मना किया कि भाई सैंपल साइज ग्रेटर है। हम लोग पहुंचे पॉइजन के पास, भाई ग्रेटर सैंपल साइज के साथ तुम डील करते हो। उसने कहा ये बात ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होनी चाहिए। जब उन्होंने हमें रिजेक्ट किया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर देंगे। तो एनपी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर म्यू बन जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू बन जाएगा। अब हम लोग गए, हमने कहा भाई हमें फाइंड करके दो लेस देन 5 आर सफरिंग, लेस देन, जहां पर नॉर्मल ने कहा भाई सब्र करो, तुम डिस्क्रीट वेरिएबल हो और मैं हूं कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ मुझ पे इतना एहसान करो कि अपने डिस्क्रीट वेरिएबल को कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करके दो। हमने कहा भाई वो कैसे? डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करूं?
उसने कहा तुम्हें याद है चैप्टर 7 में तुम लोगों ने क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज बनाया था, याद आया? क्लास लिमिट डिस्क्रीट डाटा के लिए होती है और क्लास बाउंड्रीज कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए होती हैं। क्या किया था वहां पर हम लोगों ने? लोअर क्लास लिमिट में हमने 0.5 माइनस किया था और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड किया था। क्लास बाउंड्री नहीं बन गई थी? हाँ, उसने कहा ऐसे ही करो। उसने कहा 0.5 की एडजस्टमेंट करो। अब वो एडजस्टमेंट सोच समझ के करनी थी हमने। वहां पर तो भाई क्लासेस थी, वहां पर एक रेंज की मान थी, स्मॉलर वैल्यू भी थी, ग्रेटर वैल्यू भी थी। तो स्मॉलर वैल्यू में हम लोग लेस कर देते थे, ग्रेटर वैल्यू में हम लोग ऐड कर लेते थे 0.5। लेकिन यहाँ पर कहीं पर ऐड होगा, कहीं पर लेस होगा और कहीं पर दोनों होगा। अब ये चीज हमें सोचनी होगी कि हमने 0.5 ऐड करना है या 0.5 लेस करना है या 0.5 प्लस माइनस करना है। अब ये चीज हमने सोचनी होगी। लेकिन हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है? अब इस टॉपिक में समझने वाली चीज सिर्फ यही है कि 0.5 ऐड करना है या लेस करना है। अच्छा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग अभी सीख लेंगे ना तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने करना चाहता है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें भाई, हम लोग गए इस कॉन्सेप्ट को सीखने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये सारी डिस्कशन कर चुके थे और यहां पर मौजूद है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। और इसमें ये जो हम लोग एडजस्टमेंट करते रहते हैं ना, इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। इसका नाम जरूर याद रखना। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में 0.5 एडजस्टमेंट्स को कहा जाता है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। और ये टोटल 6 सिचुएशंस हैं हमारे पास जो आप लोगों के सामने हैं। टोटल 6 सिचुएशन हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इनमें से कोई एक सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। अब देखें, 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें आपने 0.5 ऐड करना है, 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें 0.5 लेस करना है और 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आप लोगों ने 0.5 प्लस माइनस करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले चलते हैं इजी की तरफ। सबसे पहले आपको पता है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती थी। हाँ, जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, तो हम लोग कह सकते थे कि अगर 5 को सिलेक्ट करें और 5 में से 2 पेशेंट हेपेटाइटिस में हैं तो हम लोग फाइंड कर सकते थे। जैसे ही हम पहली सिचुएशन लेके गए उसके पास कि भाई हमें एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताओ, वहां पे नॉर्मल चुप कर गया, क्योंकि नॉर्मल के पास एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 होता है, राइट? जबकि बाइनोमियल कहता है कि भाई मैं तो कैलकुलेट करता रहता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो नॉर्मल ने अब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, उसे 0 नहीं बताना। तो नॉर्मल ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, ये देखो ये सिचुएशन है कुछ इस तरह की। अब आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरा सीख चुके हो, तो देखो ये सिचुएशन है कुछ इस तरह की। ये देखें, ये आप बनाते रहते हैं अपने पास सिमेट्रिकल कर्व, सिमेट्री, ये आपके पास आ जाती है म्यू की वैल्यू, चाहे स्टैंडर्डाइज्ड है चाहे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। अब अगर हम लोग उसे कह दें कि भाई मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने एक एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है, उस एरिया की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। अब नॉर्मल सोच रहा है यार मैंने लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या उसके लिए मसला नहीं बन गया? तो नॉर्मल ने ये कहा कि अगर होता ना ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और सेम सिचुएशन होती तो मैंने 0 बता देना था। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारे साथ वादा कर लिया है कि तुम्हें मैंने बताना है, तो तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हारे पास है ना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो उसने कहा कि भाई मैं वैसे तो फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन
तुम थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग स्टेज के ऊपर आओ कि तुम ऐसा करो, इसकी ना मुझे एक रेंज बता दो। रेंज क्या कि उसने कहा कि मैं तुम्हें 4.5 से 5.5 की प्रोबेबिलिटी बता देता हूं। 4.5 से 5.5। हाँ, उसने कहा देखें लॉजिक क्या है, डिस्क्रीट में मेरे पास अगर मैं लिखूं 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती थी ना। हमने उससे क्या पूछा, मैं किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 की। मतलब हमने क्या कहा, भाई मुझे 4 की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, और मैंने क्या कहा कि मुझे 6 की प्रोबेबिलिटी भी नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं 5 नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी बता देता हूं। तो देखो, ना तो मैं तुम्हें 4 की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हें 6 की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं क्योंकि वो भी तुम्हें नहीं चाहिए। मैं फिर इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सीमेट 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तुम्हारे पास। क्या क्या है, दोनों का काम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जैसे ही इसको सपोज लेके गए ये 4.5 और ये 5.5, तो बेटा इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो सकती है। नॉर्मल इसको सॉल्व कर सकता है, नॉर्मल के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑलराइट, तो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपने उस कांस्टेंट नंबर में से 0.5 लेस करना है एंड 0.5 ऐड करना है, तो एक रेंज बन जाएगी, उस रेंज की प्रोबेबिलिटी बता देना। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया था, हो जाएगा कोई इशू। आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाली सिचुएशन समझ आ चुकी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कांस्टेंट में से माइनस करेंगे 0.5 और लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू इस कांस्टेंट में ऐड करेंगे 0.5। जैसे मैंने कांस्टेंट को 5 कंसीडर किया, लेस किया तो 4.5, टू ऐड किया तो 5.5। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा, फिर हम लोग चले गए रेंज की तरफ। हमने कहा कि भाई तुम्हें रेंज चाहिए थी ना, तो ये लो तुम रेंज। रेंज के लिए कोई वैल्यू हमने दो कांस्टेंट वैल्यूज उसे बता दी। जैसे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू C2। हमने उससे कहा कि भाई ये लो, हमसे रेंज ले लो जो तुम्हें चाहिए, हमें यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी बता दो, x1 x2। उसने कहा ये बिल्कुल मैं बता सकता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन बात सिर्फ यही है तुम डिस्क्रीट हो मैं कॉन्टिन्यूअस हूं, तो तुम इसे कन्वर्ट कर दो। स्मॉलर वैल्यू में से 0.5 माइनस कर दो और ग्रेटर वैल्यू में से 0.5 ऐड कर दो। राइट, तो अगर हम उसे कहें कि भाई हमें 10 से लेकर 20 तक की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो कह रहा है मैं 10 से 20 नहीं बताता, मैं तुम्हें 9.5 टू 20.5 तक की प्रोबेबिलिटी बताता हूं। ये जैसे क्लास लिमिट्स में करते थे बाउंड्रीज बनाने के लिए, लोअर क्लास लिमिट से माइनस अपर क्लास लिमिट्स में ऐड, तो लोअर वैल्यू में माइनस अपर वैल्यू में ऐड। ऑलराइट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। आई होप कि आपको ये सेकंड कंडीशन भी समझ आ चुकी है। अब इनको ना इस तरह से रट्टे लगाने की आपको जरूरत पेश नहीं आने वाली इन दोनों सिचुएशन में, कोई इशू। अब चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन में हमेशा याद रखे भाई, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताती है और ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताती है। सिर्फ लेस देन और सिर्फ ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी नहीं बताती। ओके, मतलब इसके साथ जो साइन यूज होते रहते हैं ना, वो या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल, सिर्फ लेस देन और सिर्फ ग्रेटर देन यूज नहीं। हाँ, बाइनोमियल के साथ ये भी यूज हो सकते हैं और ये भी यूज हो सकते हैं। अब मैंने कहा था टोटल 6 सिचुएशंस हैं, उन 6 में से 2 डिस्कस कर ली भाई।
बाकी 4 सिचुएशन ये हैं जिनको हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। अब इन सिचुएशन को जरा गौर से सुनना है। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि हमसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन कांस्टेंट। अब सुने, अब बाकी 4 सिचुएशन में या तो हम लोग ऐड कर रहे होंगे या फिर हम लोग लेस कर रहे होंगे, लेकिन कब ऐड करना है और कब लेस करना है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 और इसको आप लोग स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, मतलब फिर म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, फिर म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। शाबाश। तो 5 कौन सी साइड पर होगा, हाँ जी, तो यहां पर मेरे पास 5 होगा। अब अगर ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता तो हम किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देते हैं, पांच की तो ना करते हैं ना, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें 5 तो शामिल नहीं था ना, 6 7 8। अच्छा, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी है तो मतलब ये वाला एरिया, ऑलराइट। अच्छा, अब मेरी बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि हम यहां पर 0.5 को लेस कर दें, अगर मैं कह दूं तो इसका क्या मतलब, आप प्रोबेबिलिटी कहां से फाइंड करोगे, अगर इस कांस्टेंट में से 0.5 को लेस कर दो तो आप लोग कौन सी वैल्यू पे पहुंच जाओगे, 4.5। 4.5 से ग्रेटर की जब प्रोबेबिलिटी आप बताने लगोगे, सपोज मैं अगर आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे 4.5 है और इससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी बताने लगे, तो क्या आप जैसे ही इससे ग्रेटर जाओगे क्या आप 5 की प्रोबेबिलिटी बताते हुए नहीं जाओगे, तो क्या उसने आपसे 5 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपको नहीं लग रहा कि माइनस करना गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मैं कौन सी वैल्यू पे पहुंचूंगा, अब इसकी ये वाली कंडीशन भी मीट कर गई कि मैं 5 की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा और कॉन्टिन्यूस भी हो गया है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने 0.5 को ऐड कर देना है। थर्ड कंडीशन समझ आ गई, जब ग्रेटर देन का साइन आए तो कांस्टेंट में आप लोगों ने 0.5 ऐड कर देना है। अब इसी का रिवर्सल आप लोगों ने लेके चलते रहना है। अब देखो भाई, अगर आप लोगों ने ये देख लिया और आपको याद हो गया कि भाई ग्रेटर देन के साथ 0.5 ऐड हो जाना है, तो बेटा लेस देन के साथ, अब देखो ये रिवर्सल है तो फिर माइनस हो जाना है, राइट। अच्छा, अब ग्रेटर देन के साथ अगर ऐड हो जाना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ माइनस हो जाना है, रिवर्स, क्लियर। तो अगर लेस देन के साथ माइनस है तो लेस देन इक्वल टू के साथ, अब ये सिचुएशन देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो माइनस, लेस देन का साइन है तो माइनस, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ऐड। बात क्लियर। अच्छा, इसकी एक मतलब फिर से मैं आपको एग्जांपल समझाता चलूं कि भाई अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अब बताओ अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तुम होते तो तुम किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, 5 6। अब 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, अब अगर मैं 0.5 ऐड कर देता तो मैं तो 5.5 से ऑनवर्ड बता देता, तो 5 मिस ना हो जाता, तो 4.5 से बताओ, तो 4.5 जाने के लिए माइनस करो, क्लियर। अब जब वो आपसे पूछता है कि सपोज लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, तो आप कौन सी प्रोबेबिलिटी बताएंगे, 0 1 2 3 4 5, 5 शामिल है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा लेस देन इक्वल टू माइनस कर दो, तो ऐसा नहीं है जैसे तुम 4.5 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी बताओगे है, तो ऐसा नहीं है जैसे 5 को उसने आपसे पूछा है और आप बता ही नहीं रहे,
तो फिर ऐड करो, गॉट इट। लेकिन अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेता है कि आप लेस देन 5, तो मतलब वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, वो 4 से पूछ रहा है। अब अगर आप 5.5 से वापसी आते हो तो 5 को बताते हुए आओगे, फिर गलत हो जाएगा, तो 4.5 चलो। ऑलराइट, आई होप कि बेटा ये आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कहाँ पर हम लोगों ने प्लस करना है, कहाँ पे हम लोगों ने माइनस करना है, और कहाँ पर हम लोगों ने प्लस एंड माइनस का सहारा लेना है। अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है। अब इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखें, पैरामीटर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, कहते हैं लेस देन 5 आर सब, तो बताएं कहां से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बताऊं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हाँ जी, कहां से? लेस देन इक्वल टू 4.5। ओके ओके, 5.5 नहीं आ सकता, 4.5 से कम। ये सिर्फ लेस देन का साइन, एट मोस्ट नहीं है, ये सिर्फ लेस देन का साइन, मतलब 5 को शामिल नहीं करना, तो 4 तक है, तो 4.5 से वापसी आ, 4.5 जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आती हो तो वो लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी बताता है जी। ग्रेटर देन 12 आप सब, ग्रेटर देन 12 मतलब 12 शामिल नहीं है, तो 11.5 नहीं कर सकते। तो कहां से? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5, और यहाँ लास्ट वाला सी पार्ट 8 to 12, तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7.5 लेस देन इक्वल टू एक्स, एंड एक्स, ये रेंज को हमेशा इसी तरह लिखा जाता है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 12.5। हम इनकी प्रोबेबिलिटीज बताएंगे। आई होप के बाकी कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। अब इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास आंसर क्या आते हैं? इनके लिए सबसे पहले आप इनके z की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, हर किसी के लिए z की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब म्यू की वैल्यू आपके पास 10 है, स्टैंडर्ड एडिशन 2.8, तो ए ऑप्शन के लिए आपके पास z की वैल्यू देखें क्या बनती है, जिसको आप लोगों ने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4.5, इसके लिए z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? अब ये 4.5 है, तो ये नेगेटिव में आएगी z की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ रही है? माइनस, अब आपका टेबल 2 डेसिमल प्लेसेस तक था, तो आपने अपनी z की वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही राउंड ऑफ करके रखना है। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू माइनस 1.95, और ये आप लोगों ने कुछ इस तरह से कैलकुलेट की होगी, 4.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2.82 इज इक्वल टू, आंसर इज माइनस 1.95। ऑलराइट, यस सर। इसी तरह बी ऑप्शन को आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आएगी? यहां पर आप 12.5 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज 0.8865। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। और जब इन बिटवीन में गए तो 7.5 के लिए आपने अलग से कैलकुलेशंस करनी है। 7.5 वैल्यू आ जाती है माइनस में 0.8865, सेम जो यहां पर थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.8865 लेस देन इक्वल टू 0.88 z, एंड z लेस देन इक्वल टू, ये ऊपर 12.5 की हम लोग फाइंड कर चुके थे, 8865। ये बात क्लियर?
ये बात क्लियर? अच्छा बेटा, अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जब लेस देन का साइन, कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है ये मेथड जरा सीख लें। यहां पर आप पहुंचे, सेटअप की यहां से स्टैटिस्टिक्स मोड ऑन करके एसी की प्रेस करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स मोड ऑन, फिर शिफ्ट 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन के पास गए। यहाँ पर आपको 4 कीज नजर आ रही हैं, लेकिन 1 2 3 हमारे काम की कीज हैं। 1 की जहां पर लेस देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, वहां पे आपने पी फंक्शन अप्लाई करना है। पी फंक्शन के लिए इधर आए, अब जो भी आपके पास जी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। हमारे पास देखें, हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ रही है, -1.95, -1.95, ये आपने पुट कर दिया इज इक्वल टू, तो आंसर क्या आया आपके पास 0.025588। ये आपके पास 20 का ए ऑप्शन का आंसर आ गया। ये देखो 0.0287। ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से आपको इश्यूज हो रही हैं यहाँ। और बाकी अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो तो ग्रेटर देन के साइन के लिए शिफ्ट 1 5, आपने ग्रेटर देन के साइन के लिए आर की प्रेस करनी है 3, और यहां पर देखिए 3 के लिए क्या वैल्यू आ रही है 0.8865, .1877, 1894। ये टेबुलेशन की वजह से जब हमने उसको राउंड ऑफ किया, अब मैंने देखो जी की वैल्यू कंप्लीट लिखी 0.8865, तब एग्जैक्ट आंसर आया मेरे पास जो कैलकुलेटर ने दिया है। लेकिन जब टेबल में जाते हैं, मैं या तो वहां पे 0.88 चेक कर सकता हूँ या पर 89 चेक कर सकता हूँ, तो उस वजह से वो राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आपको नजर आ रही हैं। अदरवाइज कैलकुलेटर वाली टेबल की वैल्यू बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी तरह जब आप यहां पर गए तो आपने ना इन बिटवीन, तो यहां पर आपने जैसी रेंज आई है ना, तो आप लोगों ने क्यूब फंक्शन अप्लाई करना है, शिफ्ट 1 5 क्यूब फंक्शन 2। अब यहां पर देखें -0.8865 प्लस, अब प्लस करनी है दूसरे एरिया की प्रोबेबिलिटी, दोबारा से क्यूब फंक्शन, अब राइट हैंड साइड वाली 0.8865 इज इक्वल टू, तो 0.6246, ये आपके पास आंसर है। ऑलराइट, हमारा बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 का सेल्फ टेस्ट सॉल्व करना है, और उसमें अगर कोई इश्यूज वगैरह हो तो वो डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। अदरवाइज हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।